हेलो एवरीवन, आज हम एग्रीकल्चर का सब टॉपिक देखने वाले हैं, फूड सिक्योरिटी। उससे पहले मैं आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, कल से 12 सितंबर से लेके हम 30 सितंबर तक इकोनॉमी, जो हमारी इंडियन इकोनॉमी है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो उससे रिलेटेड मैंने मेंस के जो PYQ है वो मैंने ग्रुप जो हमारा है, टेलीग्राम का जो चैनल है, वहाँ पे मैंने अपलोड किया था। तो प्लीज़ आप वो आंसर राइटिंग करें और टेलीग्राम ग्रुप में आप अपना आंसर शेयर कर सकते हो। वहाँ पे आपका आंसर जो है उसको इवैल्यूएट किया जाएगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि जिन लोगों का ऑप्शनल बॉटनी है उनके लिए मैंने एक टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो और अपना जो बॉटनी का प्रिपरेशन है उसको बेहतर बना सकते हो, और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, यही बताना था, बाकी और कुछ नहीं। तो चलो देखते हैं फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन हम देखेंगे जो कि FAO ने दी है, जो कि फूड एंड और एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी डेफिनेशन हम देखेंगे और इसी को याद रखेंगे। जब भी फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे हम इंट्रोडक्शन में इसी का इस्तेमाल करेंगे, इसी डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं इन्होंने फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या दी है कि स्टेट दैट फूड सिक्योरिटी इमर्जेस व्हेन ऑल पीपल एट ऑल टाइम्स हैव फिजिकल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू सफिशिएंट सेफ न्यूट्रिशियस फूड टू मीट देयर डाइटरी नीड्स एंड फूड प्रेफरेंस फॉर एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ। तो इन्होंने बोला है कि अगर एक व्यक्ति को एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ के लिए फूड की ज़रूरत होती है, और वो भी कैसा फूड, सेफ न्यूट्रिशियस फूड होना चाहिए, और उसकी अवेलेबिलिटी एक तो फिजिकली और इकोनॉमिकली आप इजीली उसको ऑल टाइम एक्सेस कर सको, इस तरह की फूड सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन FAO ने दी है, तो आप याद रख लेना। फूड सिक्योरिटी के 3 कंपोनेंट्स है, जैसे कि अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, फूड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरी बात है एक्सेस टू फूड, फूड का एक्सेस मिलना चाहिए इजीली, और एब्सॉर्प्शन, आप उसको कंज्यूम कर सके, इस तरह से फूड होना चाहिए। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट्स है, ये याद रख लेना। जब भी फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पे लिख सकते हो। और मैं आपको बता दूँ कि आपका इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन पावरफुल होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। और वो कैसे बेहतर हो सकता है, आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हो डेफिनेशन से, कोई डाटा हो, जैसे कि इकोनॉमिक सर्वे का डाटा होता है, कोई जो रिपोर्ट होती है उसका डाटा हो, उससे अगर आप स्टार्ट करते हो ना, या फैक्ट से स्टार्ट करते हो आपका इंट्रोडक्शन, तो वो बहुत ही स्ट्रांग एंड पावरफुल इंट्रोडक्शन माना जाता है। तो आप वैसे इंट्रोडक्शन स्टार्ट करें और कंक्लूजन में भी बेहतर चीज़ें ऐड करें, जैसे कि हमें हमारी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव करनी है बाय 2030 तक, तो उसका जिक्र आप इंट्रोडक्शन में कंक्लूजन में कर सकते हो। वैसे हमें ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसको अचीव करना है 2030 तक, उसका जिक्र आप कंक्लूजन में कर सकते हो। मतलब रिलेटेड टॉपिक से जो भी चीज़ें ऐसी होती है तो उसको ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपना इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखते हैं कि नीड ऑफ फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इंडिया में फूड सिक्योरिटी की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हमारा जो डेमोग्राफिक प्रेशर है वो बढ़ता जा रहा है। अभी आपने हाल ही में पढ़ा होगा कि 2023 में हमने चाइना को सरपास कर दिया है। मतलब जो चाइना था ना इंडिया में सबसे पॉपुलस कंट्री, अब हम हैं, मतलब इंडिया है पॉपुलस कंट्री पूरे दुनिया में। तो इसी वजह से डेमोग्राफिक प्रेशर भी है, लोगों की पीपल की डिमांड्स होती है, फूड की डिमांड बढ़ रही है, तो हमें उसको फुलफिल भी करना होता है, मतलब इंश्योर भी करनी होती है हमारी फूड सिक्योरिटी, इसीलिए फूड सिक्योरिटी ज़रूरी है। दूसरी बात है माल न्यूट्रिशन, पावर्टी भी है हमारे इंडिया में, तो कुछ लोगों को तो 2 टाइम का भी खाना नहीं मिलता है। तो माल न्यूट्रिशन इसी वजह से, क्योंकि एक व्यक्ति के बॉडी के लिए क्या क्या लगता है, मिनरल्स लगते हैं, विटामिन्स लगते हैं, अगर वो आपके फूड के द्वारा नहीं मिल रहे आपके बॉडी को, तो आपकी जो कॉग्निटिव थिंकिंग जो होती है वो कम हो जाएगी, तो आप ऑटोमेटिकली उसका असर आपके वर्क फोर्स के प्रोडक्टिविटी में दिखाई देगा। फिर हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, तो उसका
बर्डन गवर्नमेंट के ऊपर भी आ सकता है या एक इंडिविजुअल के ऊपर भी आ सकता है, फाइनेंशियली उसके ऊपर एक बर्डन आ सकता है। तो इसीलिए फूड सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी होती है। बोलते हैं ना कि अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो आपका माइंड भी हेल्दी रहेगा, अगर आपकी बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी तो आपका माइंड भी हेल्दी नहीं रहेगा। तो बिल्कुल वैसे ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है मैंने, नीड क्यों है? क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस बढ़ रहा है। तो जैसे कि अभी आप देख रहे हो, इस बार इतनी सारी बारिश हुई कि फसल ख़राब हो जाती है, बारिश ज़्यादा होती है तो फसल ख़राब हो जाती है, फसल ख़राब हो जाती है तो हमें फूड नहीं मिलता है, हमें प्रोक्यूर करना पड़ता है। जैसे कि पल्सेस हम प्रोक्यूर करते हैं, पाम ऑयल जो है मलेशिया से उसका भी इम्पोर्ट करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ता है, फिर वो फिजिकल बर्डन आ जाता है गवर्नमेंट के ऊपर। तो ये एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, ड्रॉट, फ्लड्स डायरेक्टली अफेक्ट जो हमारी क्रॉप यील्ड है उसको डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एक फैक्ट है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे फैक्ट है कि अंडर नरिश्ड पीपल इन इंडिया डिक्लाइन। जो अंडर नरिश्ड, जिनको न्यूट्रिशन की कमी थी, ऐसे लोग अब कम होते जा रहे हैं। कहाँ से? ये 2004 एंड 6 का डाटा है। 247.8 मिलियन पीपल थे जो अंडर नरिश थे, जिनको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था। ऐसे लोग कितने थे? 247.8 मिलियन थे 2004 एंड 6 में। लेकिन अब डिक्लाइन होके कितने हुए हैं? 224.3 मिलियन। ये 2009 एंड 21 के दरमियान का डाटा है। इतना डिक्लाइन, इतना डिफरेंस, लगभग कितना डिफरेंस हो रहा है? 24% का डिफरेंस आ रहा है लगभग। ठीक है, और ये किसका डाटा है? ये स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन जो है उसने 2022 में ये डाटा, मतलब इसके रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये डाटा हमें मिला है। ठीक है, हम एड्रेस कर सकते हैं कहाँ पे भी, एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं। फोर्थ है यहाँ पे, फूड बास्केट शिफ्टिंग फ्रॉम सीरियल टू हाई न्यूट्रिशनल कमोडिटीज़ लाइक अ फिश, मिल्क, एग, मीट। इस तरह से हम खा रहे हैं। जैसे कि सीरियल मतलब वीट, राइस, ये होता है ना। लेकिन अभी वो हमारा पीडीएस की वजह से, या जो पीडीएस की वजह से ही हमारा जो प्राइस, जो हमारा एक्सपेंडिचर होता था वीट और गेहूँ के ऊपर, वो कम हो गया है। तो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा हमारा जो फूड है उसको डाइवर्ट कर रहे हैं। तो एक्सपेंडिचर किसके ऊपर जाता है? फिर फिश, मिल्क, एग, मीट, इसके ऊपर जाता है। तो ये भी, इसीलिए भी फूड सिक्योरिटी ज़रूरी होती है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, अभी इससे जो है हमारे फूड सिक्योरिटी है, इससे रिलेटेड इश्यूज़ क्या हैं? इशू भी है इससे रिलेटेड। फर्स्ट तो प्रोक्यूरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब खरीदी करना फूड और फिर लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे कैसे करते हैं हम कैसे प्रोक्यूर और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? तो जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो फार्मर को एमएसपी देता है और उनसे फूड ग्रेन जो है वो प्रोक्यूर करता है। और वो प्रोक्यूर करने का काम कौन करता है? हमारा फूड कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। जो फूड कोऑपरेशन एक्ट है 1964 का, उसके अंडर फूड कोऑपरेशन इंडिया है, एक बॉडी है, वो प्रोक्यूर करती है ये फूड ग्रेन। और ये प्रोक्यूर करके फिर इसी का, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, तो ये इसी का काम ये प्रोक्यूरमेंट का होता है। फिर ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एलोकेट करता है स्टेट को फूड एक स्पेसिफिक प्राइस पे। उसको क्या बोला जाता है? सेंट्रल इशू प्राइस बोला जाता है। उसी के बेस वो फूड जो है वो एलोकेट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। और फिर स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है कि किसको जरूरी है, मतलब वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेनिफिशरीज, और बेनिफिशरीज को वो फूड जो है एक जो सेंट्रल इशू प्राइस होता है उसके अकॉर्डिंग उसको बेच दिया जाता है। ठीक है, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें इशू है फूड सिक्योरिटी, इससे इशू है। नेक्स्ट है बोगस राशन कार्ड। राशन कार्ड भी कौन देता है? स्टेट गवर्नमेंट देता है। तो बोगस लोग क्या करते हैं? राशन कार्ड भी बोगस बना देते हैं। आइडेंटिफिकेशन इशू जो होता है वो भी, मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट की किसको ज़रूरत है और किसको नहीं है। और ये कर्नाटक में इसका इशू निकल आया था कि वहाँ पे बहुत सारे फेक राशन कार्ड थे। ये एक इशू है। नेक्स्ट फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू क्या है? न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एंड रूरल अर्बन बायस। आपको ये दिखाई देगा जब आप
आप खुद पीडीएस का कोई भी जो वीट या चावल या गेहूं आप देखोगे ना, तो आपको समझ में आएगा उसकी क्वालिटी कितनी पुअर है। नेक्स्ट है करप्शन है इसमें, रिप्लेसमेंट फूड ग्रेन्स, हर स्टेजेस पे करप्शन है इसके अंदर, ये एक इशू है इससे। नेक्स्ट है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन प्रोडक्शन, तो ये अनदर इशू है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट है डिक्लाइन फूड ग्रेन प्रोडक्शन, जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन होते जा रहा है, फूड सिक्योरिटी का ये अनदर एक इशू है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि क्या क्या इश्यूज है फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने क्या मेजर्स लिए हैं इसको एड्रेस करने के लिए, तो गवर्नमेंट का एक हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जो कि 2013 में आया था, NFSA। तो ये जो एक्ट है, पहले तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है 2003 में कि राइट टू फूड, ये आर्टिकल 21 आता है और 21 के अंदर आता है। मतलब ये फंडामेंटल राइट है कि एक इंसान को, मतलब कोई भी इंसान हो, उसका एक फंडामेंटल राइट है कि उसको राइट टू फूड मिले, ये उसका फंडामेंटल राइट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। अब देखते हैं हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य यही है कि प्रोवाइड्स फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन ह्यूमन लाइफ साइकिल, जो ह्यूमन लाइफ साइकिल होती है उसके अंदर उनको फूड और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, इस एक्ट का उद्देश्य है। दूसरी बात है बाय एंश्योरिंग एक्सेस टू एन एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ क्वालिटी फूड एट अफोर्डेबल प्राइस फॉर नेक्स्ट पेज यहाँ पे है, फॉर पीपल टू लिव अ लाइफ विद डिग्निटी। तो पीपल को अफोर्डेबल प्राइस पे और क्वालिटी वाला फूड मिलना चाहिए, यही बेसिकली उद्देश्य है इसका, हमारे जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का। तो एलिजिबल को यहाँ पे कौन से लोग आते हैं, वैसे तो यहाँ पे प्रायोरिटी हाउस होल्ड टू बी कवर्ड अंडर TPDS मतलब टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही इनकी एलिजिबिलिटी डिसाइड होती है। नेक्स्ट है हाउस होल्ड्स कवर अंडर एग्जिस्टिंग अंत्योदय अन्न योजना, जो हाउस होल्ड अंत्योदय अन्न योजना के अंदर आते हैं उनको भी यहाँ पे इस एक्ट के अंदर फूड ग्रेन्स मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे इश्यूज क्या हैं, जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उससे रिलेटेड इश्यूज क्या हैं। तो फर्स्ट तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मायोपिक डेफिनेशन है, मतलब नैरो फोकस होता है, इस पे ज़्यादा ब्रॉड ऐसे फोकस नहीं है, नैरो फोकस है, और सीरियल्स को ही ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, जैसे कि वीट, और आपको देखो गेहूं और चावल ही मिलेंगे ज़्यादा, तो आप देखोगे ना तो गेहूं और चावल, जो दूसरे अनदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती है जैसे कि ऑयल है, पल्सेस है, फ्रूट्स है, शुगर है, मिल्क है, ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है बट नहीं मिलती है पीडीएस के अंदर, मतलब जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंदर ये चीज़ें नहीं आती हैं। ये एक प्रॉब्लम, मतलब इशू है हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से रिलेटेड। दूसरे है नॉट इनफ फोकस ऑन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी जो होती है उसके ऊपर फोकस नहीं है, जैसे कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी, मतलब कितनी क्वांटिटी में देना चाहिए, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, इस पे ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जाता है। आपने अगर मैं जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ, मध्य प्रदेश में ना काफ़ी लोगों की बहुत, मतलब उनका ये ग्रीवांस था कि जो फूड जो मिलता है पीडीएस के द्वारा, जो उनको फूड मिलता था वो बहुत डैमेज, मतलब इंसान के खाने लायक नहीं मिलता था, स्पॉइलेज होता था, उसमें कीड़े ये सब लगा हुआ होता था। बट अभी जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है उन्होंने वो एड्रेस किया है। तो इस तरह से ये फूड सिक्योरिटी से रिलेटेड एक अनदर इश्यूज है। इसेंशियल न्यूट्रिएंट जो लगते हैं हमारे लिए वो नहीं मिलते हैं, मतलब इसका ध्यान नहीं रखा जाता है कि इसेंशियल, अभी तो मानो फोर्टिफिकेशन चल रहा है तो थोड़ा सा बेटर हो रहा है, लेकिन हालांकि इश्यूज वहाँ पे भी हैं। नॉट प्रॉपर ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम, जैसे मैंने अभी बोला कि लोगों की इतनी शिकायत थी बट काफ़ी टाइम तक ध्यान नहीं दिया।
जैसे कि इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस होते हैं, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करना, जो ये एक्ट है इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। जैसे मैंने बोला कि फूड ग्रेन डैमेज होता है, स्पॉइलेज होता है, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। और नेक्स्ट है जो स्टेट फूड कमीशंस हैं, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो प्रॉपरली इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करे, बट यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है प्रॉपरली। डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस ऑफिसर होने चाहिए ताकि वो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तालुका जाते हैं, अगर किसी तालुका से कोई शिकायत आ रही है तो वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ग्रीवेंस ऑफिसर होना चाहिए ताकि उसका समाधान कर सके वो। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से इश्यूज़ हैं, मतलब नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। अनदर इशू यहाँ पे है कि जो कवरेज होता है, कवरेज इश्यूज़ है। ज़्यादा लोगों का कहना होता है कि जिनको ज़रूरी होता है उनको निगलेक्ट किया जाता है, और जिनको ज़रूरी नहीं होता है वो लोग इसका फ़ायदा उठा लेते हैं, मतलब बेनिफिट ले लेते हैं। लैक ऑफ इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है। इनसफिशिएंट फूड ग्रेन्स, जो सफिशिएंट फूड ग्रेन मिलना चाहिए, जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक व्यक्ति के लिए पर मंथ 5 kg एलोकेट किया है, लेकिन अगर सफिशिएंट फूड ग्रेन नहीं है तो वो उस व्यक्ति को 5 किलो के बजाय वहाँ पे 2 किलो ही अनाज दिया जाता है, तो वो एक मंथ के लिए सफिशिएंट नहीं रहेगा ना, 2 kg व्हीट हो या राइस हो। तो ये इश्यूज है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अदर इसमें रिफॉर्म करने के लिए क्या क्या बोला गया है। इसमें जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 में, इसमें रिफॉर्म करने के लिए बोला गया है। नीति आयोग ने ये बोला था कि जो कवरेज है उसको रिड्यूस रूरल एंड अर्बन कवरेज अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट टू 60% टू 40% रिस्पेक्टिवली। उन्होंने बोला था कि रूरल एरिया में 60% पॉपुलेशन को इसके अंदर फूड ग्रेन मिलना चाहिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर, और जो अर्बन है वहाँ पे 40% मिलना चाहिए। ये बोला गया था नीति आयोग के द्वारा। और जो शांता कुमार कमेटी है, हमने ये देखा था पीडीएस के टाइम पे, उन्होंने ये बोला है कि उन्होंने भी यही बोला था कि रिड्यूसिंग कवरेज रेशो फ्रॉम 67%, मतलब रूरल एरिया और जो अर्बन एरिया है उसका पॉपुलेशन मिला के 67% है अभी के टाइम पे, तो उसको रिड्यूस करके आप जो टोटल पॉपुलेशन है पीडीएस के अंदर जिनको ग्रेन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वो पॉपुलेशन, मतलब टोटल अभी के टाइम पे 67% है रूरल और अर्बन मिला के, तो उसको रिड्यूस करके 40% कर देना चाहिए। वैसे जैसे कि अगर 30% आप रूरल एरिया का ले रहे हो तो 10% आप अर्बन एरिया का ले लो, ऐसे बोला गया था शांता कुमार कमेटी के अकॉर्डिंग। और इन्होंने ये भी बोला था कि आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किसको इसका मतलब इसकी ज़रूरत है, इस फूड ग्रेन की ज़रूरत है और किसको नहीं है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़रूरी मतलब वो अपना खुद का अफोर्ड कर सकते हैं फिर भी इसका लाभ उठाते हैं, तो ऐसे लोगों को भी देखना चाहिए, मतलब बेनिफिशरीज को पहचानना चाहिए। इकोनॉमी सर्वे 2020-21 के अंदर भी ये बोला गया था कि रिवीजन ऑफ सेंट्रल इशू प्राइस, जो CIP है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस प्राइस पे स्टेट गवर्नमेंट को फूड ग्रेन अलोकेट करती है उस प्राइस का जिक्र किया था यहाँ पे। इन्होंने बोला था कि इसको ना आई थिंक 2013 के बाद से इन्होंने इसकी प्राइस ही नहीं बढ़ाई, 2003 नहीं 2000 के बाद से इन्होंने ये प्राइस जो है वो बढ़ाई नहीं है, तो उसको बढ़ाना चाहिए, ये इकोनॉमिक सर्वे ने बोला था। जैसे कि अभी वीट के लिए 2 रुपीज़ kg पे वीट मिलता है और राइस जो है 3 रुपीज़ kg मिलता है, लेकिन अगर ओपन मार्केट में अगर देखोगे आप इसकी प्राइस तो वीट जो है वो लगभग 29 या 30 रुपये kg मिलता है और राइस जो है वो 40 या 43 रुपीज़ kg मिलता है ओपन मार्केट में। तो इसीलिए इकोनॉमिक सर्वे ने बोला था कि आपको इसका प्राइस जो है उसको रिवाइज करना चाहिए, मतलब बढ़ा देना चाहिए, ये बोला था। नेक्स्ट है यहाँ पे वे फॉरवर्ड में क्या कह सकते हैं, हॉलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए, जो ऑब्जेक्ट है एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के उसको हमें फुलफिल करना चाहिए, ये बोला गया, मतलब ये कह सकते हैं, हम लिख सकते हैं इस तरह से। रिड्यूस बेनिफिशरीज, मतलब जिनको ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को रिड्यूस कर देना चाहिए। और जो हमारी प्राइस है ये जो फूड ग्रेन का प्राइस है, जैसे
वीट जो है वो 2 रुपीज़ kg मिलता है, राइस 3 रुपये kg, तो उसको बढ़ाना चाहिए, ऐसे यहाँ पे हम कह सकते हैं। नेक्स्ट अदर रिफॉर्म्स जो है टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन करना चाहिए, जैसे कि अगर लीकेज होता है या करप्शन होता है तो उसके लिए ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए, जैसे तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लगाया है। GPS होना चाहिए, ये RFID होना चाहिए, EPOS है, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, ये लिख सकते हो आप वे फॉरवर्ड में। नेक्स्ट है यहाँ पे रिफॉर्म इन TPDS, मतलब टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें रिफॉर्म का हम बात कर सकते हैं। जो हमारे कौशिक बासु की कमेटी थी, उन्होंने कुछ रिफॉर्म्स सुझाव दिया था, तो उसको जैसे कि डुअर स्टेप डिलीवरी, लाइसेंसिंग प्रायोरिटी, ग्रीवांस रिट्रेसल, ये सब हमें अप्लाई करना चाहिए। इस तरह से हम वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं। तो आज हमने देखा फूड सिक्योरिटी, और जो अदर 3 या 4 टॉपिक रह गए हैं उनको भी कवर करेंगे, ताकि हमारा पूरा एग्रीकल्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और प्लीज़ एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन देखिए, PYQ मैंने अपलोड किए थे टेलीग्राम चैनल पे, तो प्लीज़ PYQ भी देखिए, और टॉपर के भी आंसर देखिए कि उन्होंने कैसे एड्रेस किए हैं क्वेश्चन, मतलब कैसे लिखे हैं उन्होंने, क्योंकि उससे भी हमें आइडिया आ जाता है कि कैसे हमारे नोट्स बनाने चाहिए, कितने कंसाइज वे में होना चाहिए, और कौन से टॉपिक के नोट्स होने चाहिए, क्योंकि लगभग जो टॉपिक न्यूज़ में रहते हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। बस हमें थोड़ा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, जैसे कि अभी हमने देखा था कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था, तो उससे रिलेटेड चैलेंजेस और ये सब, तो वैसे थोड़ा हमें बैकग्राउंड थोड़ा पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरे नोट्स थोड़े बल्कि हो रहे हैं और ये सब, तो मैं टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करती हूँ, बट थोड़ा सा तो एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, ताकि हमें जब दोबारा रिवाइज करें तो हमें खुद को समझ में आना चाहिए। जब 4-5 बार हम रिवाइज करते हैं तो हमें, ठीक है, डेमोग्राफिक प्रेशर इतना मतलब समझ में आता है, 1.4 बिलियन है, इतना हम समझ सकते हैं, लेकिन शुरुआत में ही मतलब तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।